हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज हम आपकी फिज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आपने थंबनेल देख ही लिया है, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ की फिज़िक्स, ठीक है। और क्या जेई का भी होगा? बिल्कुल होगा यार, अपने अगले साल देना ही है जेई का। जेई के बिना तो आप कुछ भी नहीं हो, है ना। अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं। बहुत से बच्चों के डाउट ये भी थे, सर दोनों चीज़ें हो जाएंगी? हाँ, देखो क्लास में हम जेई के भी क्वेश्चंस लगाएंगे और आपकी सीबीएसई के लिए आपकी थ्योरी भी होगी कंप्लीट, ठीक है। सैम्पल पेपर भी होंगे बाद में, जैसे सिलेबस आगे चलेगा तो हम सैम्पल पेपर भी करेंगे। जेई के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सारी की सारी तैयारी हो जाएगी बिल्कुल, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस चैनल से बने रहो, ठीक है। आज फिजिक्स का लेक्चर है, आगे आगे आपका मैथ्स भी स्टार्ट हो जाएगा। मैथ्स का एक लेक्चर पड़ा हुआ था, लेकिन हाँ वो देख लेना। उसके बाद आपका मैथ्स का सेकंड मैट्रिसेस का लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा। बोर्ड्स में मैं आपकी गारंटी लेता हूँ 90% से ऊपर ही आपके नंबर आएंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। आज है हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 1। क्लास नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? क्लास नोट्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये आपको एक टेलीग्राम चैनल पे लेके जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम से वहाँ से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, ठीक है। टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी है। जिस भी बच्चे को कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट लो और वहाँ पे पूछ लो। यहाँ पे भी पहले कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि पहले ये नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ की आती है यूट्यूब पे जो आप कमेंट करते हो, तो वहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 1, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेंदी चैप्टर भी है, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ, यह चैप्टर लेंदी है, डेरिवेशंस काफ़ी हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूले भी बहुत हैं। एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, अपनी हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट बना लेना, है ना। सर वो तो सैम्पल पेपर पे मिलती ही है भैया, वो किसी और के हाथ से लिखी हुई है, आपने अपने हाथ से लिखी हुई बनानी है। फॉर्मूला जैसे भी हो जाता है, जैसे सबसे सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा ही हुआ है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/R²। आपकी सबसे पहली मिस्टेक मैं यहीं पे बता रहा हूँ कि आप केवल K Q1 Q2 R² लिख लेते हो। आर डिस्टेंस कहाँ से है, किसके बीच में है, के चार्ज है, कैसा चार्ज है, के क्यू चार्ज है, कैसा चार्ज है। ये सारी बातें आपको लिखनी होती है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्ट होता है, बिल्कुल होता है जी, ठीक है, बिल्कुल होता है। आगे आगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जगह यूज़ होती है। कितने नंबर का आएगा? 5 से 6 नंबर का, बस इतना लेंदी, 5 से 6 नंबर। बेटा आपके बोर्ड्स में ना एक एक नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत वैल्यू होती है एक नंबर की भी। तो 5 से 6 नंबर का किस में आएगा? बोर्ड्स में आएगा ये मैं आपके बोर्ड्स के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। जेई मेंस एडवांस में एक दो क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, एडवांस की बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन भी आता है, दो क्वेश्चन भी फंस जाते हैं। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज, है ना। चार्ज बताओ, चार्ज क्या होता है? देखो चार्ज ना मास की ही एक प्रॉपर्टी होती है या मैटर की ही एक प्रॉपर्टी होती है। अभी तक आपने ये पढ़ा है, मान लो ये कोई भी मैटर है, ठीक है। मैटर है, मैटर के ऊपर दो कंडीशन आपने पढ़ी कि मैटर का क्या होता है, मास भी होता है, मैटर की क्या होती है, वॉल्यूम भी होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है और जिसकी वॉल्यूम है, उसको आप क्या बोलते हो? मैटर बोलते हो। एक्चुअली चार्ज भी हो सकता है, मैटर के ऊपर ही क्या होता है, चार्ज होता है, बट ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये कैसा है? ऑप्शनल है। क्या सभी मैटर पे चार्ज होगा? नहीं, किसी पे हो सकता है, किसी पे नहीं होगा। तो बेसिकली अभी तक जो आप पढ़ते आए थे, मास वॉल्यूम, ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। ये तो होनी ही होनी चाहिए भाई। आप ऐसे किसी चीज़ को मैटर नहीं बोल सकते जिसमें मास और वॉल्यूम ना हो, ठीक है। तो मास तो होना ही होना है। क्लियर? चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो चार्ज भी मैटर की ही प्रॉपर्टी होती है। ये एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्लियर है? तो चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज अ
property of matter by which it experiences force in electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या लिखा है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैटर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। क्लियर है? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। देखो लास्ट टाइम 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था बॉडी पे। किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण होता है बेटा? मास के कारण। तो मास के कारण क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी फील होती है आपको, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज के कारण क्या आता है आपके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? या आप बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स तो आपने पढ़ा भी हुआ है। कहाँ पे? क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है ना? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते थे तो उस पर क्या लगता था बेटा? फोर्स लगता था। FBI वाले रूल से आप कैलकुलेट करते थे, है ना? ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं क्लास 10th में। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ी हुई, ये आप पहली बार 12th में ही पढ़ने जा रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड का तो आपको पता है, मैग्नेट्स के कारण जो फील्ड डेवलप होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऐसे ही चार्जेस के कारण जो फील्ड डेवलप होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स बेटा मास के कारण नहीं लग रहा, वो फोर्स किसके कारण लग रहा है? उसमें प्रेजेंट चार्जेस के कारण। उसमें प्रेजेंट चार्जेस के कारण, ठीक है? तो अगर किसी बॉडी पे आपको चेक करना है कि चार्ज है या नहीं है, उसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। फोर्स लग रहा है तो चार्ज है, फोर्स नहीं लग रहा तो उसके ऊपर चार्ज नहीं है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? क्लियर है? जैसे आप बोलते हो एटम, ठीक है? आपने क्या कहा? एटम। एटम क्या होता है बेटा? क्या एटम के ऊपर चार्ज होता है या नहीं होता है भाई? क्या बोलते हो आप? एटम क्या है? न्यूट्रल है सर। एटम क्या है? न्यूट्रल है। आप ये चीज बोलते हो। अब यहां पे सबसे पहले तो न्यूट्रल वर्ड का मतलब समझो क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज करने वाली टर्म है। आप टाइप्स ऑफ चार्जेस में भी बता देते हो कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। नहीं, एटम न्यूट्रल है, ठीक बात है। ओके, वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एटम के ऊपर कोई चार्ज होता है? एटम के अंदर चार्ज होता है? क्या एटम में चार्ज होता है? बोलो, कुछ तो आंसर आएगा आपको, है ना भाई? होता है या नहीं होता? बहुत से बच्चे कह रहे होंगे अरे सर क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो, हैं ऊपर लिख रहे हो कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर एटम न्यूट्रल है तो भैया एटम के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं है, यही बोलोगे? बिल्कुल गलत। एटम के अंदर चार्ज होता है। क्या एटम के अंदर चार्ज होता है? हाँ, यस, बिल्कुल होता है। अरे पूरी केमिस्ट्री की धज्जियां उड़ा दी आपने। कैसे कैसे कैसी बातें कर रहे हो सर? अगर आप एटम बनाओ, बीच में क्या होगा? एक न्यूक्लियस। और यहाँ पे है ना, कुछ जीव, कुछ प्राणी घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन नाम के, और अंदर एक बैठे होंगे, दो बैठे होंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन भी होगा। बचपन से यही तो कहते आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है?
नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज बॉडी है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये किसके अंदर होते हैं? ये एटम के ही तो अंदर होते हैं। तो एटम के अंदर तो बेटा दोनों चार्ज हैं। एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। देखो यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है हमने, वेरी कंसेप्चुअल। वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन भी हैं। तो दोनों टाइप के चार्जेस हैं। फिर सर एटम को न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं? एटम को न्यूट्रल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल का मीनिंग कभी ये नहीं होता बेटा कि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये हो सकता है कि उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इससे ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। नेट चार्ज जिसे आप कहते हो। न्यूट्रल बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या है? बराबर होते हैं। और ये ओवरऑल इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या होता है? नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या है? जीरो है। नेट चार्ज क्या है बेटा? जीरो है। अभी भी नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे एक हम ले लेते हैं +2 चार्ज है, एक हम ले लेते हैं -1 चार्ज है, एक हम ले लेते हैं +3 चार्ज है, और एक हम ले लेते हैं -6 चार्ज है, ठीक है। और एक क्या होगा? +1 चार्ज भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक यहाँ पे भी +1 चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या ये बॉडी न्यूट्रल है? इज दिस न्यूट्रल बॉडी? क्या ये बॉडी न्यूट्रल है? बताओ, चेक करो, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। मींस कोई भी बॉडी न्यूट्रल बॉडी कब होगी? जब उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। न्यूट्रल बॉडी मींस नेट चार्ज इज जीरो। नेट, नेट का मतलब क्या होता है? टोटल। नेट चार्ज इज जीरो। चेक कर लो। +1 +3 +1 +2 -6 -1 1 3 4 5 6 7 +7 -7, टोटल चार्ज कितना आ गया? जीरो आ गया, ठीक है। नेट चार्ज क्या आया हमारा? जीरो आया। नेट चार्ज क्या है? जीरो है। तो ये बॉडी कैसी है? इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी है। इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ क्या इस बॉडी पे चार्ज है? चार्ज तो है, चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, बट स्टिल न्यूट्रल कैसे? जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी थी कि भैया एटम क्या है? न्यूट्रल है। एटम क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का क्या मतलब है कि यार इस पे कोई चार्ज नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं बोलना। इसके ऊपर चार्ज है भैया। इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। ओवरऑल नेट चार्ज क्या है? जीरो है, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी होती है,
कोई भी न्यूट्रल बॉडी होगी तो न्यूट्रल बॉडी पे बेटा क्या होता है, चार्ज जीरो होता है। न्यूट्रल बॉडी पे क्या मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ चार्ज जीरो होता है? नहीं सर नहीं, ऐसे आप नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये चीज गलत है। चार्ज जीरो नहीं होता है, फिर क्या होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक, नेट चार्ज जीरो का मतलब लिख चुके हैं, हम पहले भी लिख चुके हैं, अब फिर लिख देते हैं। मीन्स एक ऐसी बॉडी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बोलो बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब फिर बॉडी चार्ज कैसे होती है भाई? बॉडी चार्ज कैसे होती है? हाँ, कैसे चार्ज करोगे बॉडी को? हाउ टू चार्ज अ बॉडी? हाउ टू चार्ज अ बॉडी? कैसे चार्ज करेंगे हम किसी बॉडी को? कैसे बॉडी के पास चार्ज आएगा? देखो, आपने बचपन में एक इक्वेशन लिखी होगी केमिस्ट्री की, Na गिव्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना? यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है। अगर हम नेट चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जीरो है। यहाँ पे क्या है, प्लस वन है। चार्ज आ गया, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, हमारा चार्ज आ गया भाई। सिंपल सी बात, बड़े आसान से शब्दों में पढ़ेंगे। यहाँ पे सोडियम क्या हो गया, चार्ज बॉडी होगी। दिस इज चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये। आया कैसे? आया कैसे? यहाँ पे तो नहीं था, यहाँ पे कैसे आ गया? हाँ, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये भाई साहब बैठे हुए हैं। कौन है ये? इलेक्ट्रॉन। कौन है ये? इलेक्ट्रॉन। इसको रीड कैसे करते थे? Na गिव्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब Na में से, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो वो क्या बन गया, सोडियम का आयन बन गया। और उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस वन चार्ज आ गया। तो मीन्स सारा का सारा खेल तो इसने किया है ना, सारा का सारा खेल तो इसने किया। मीन्स कभी भी आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है तो आप कैसे करोगे? आप कैसे करोगे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दो। आपने ये भी तो पढ़ा हुआ है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या बन जाएगा, Cl माइनस। यहाँ पे क्लोरीन ने एटम लिया है, यहाँ पे सोडियम ने एटम दिया है, मीन्स ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कर दो, आपकी बॉडी बढ़िया से चार्ज हो जाएगी। ठीक है, सही, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो क्या बॉडी नेगेटिवली ही चार्ज होगी? है भैया, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या बॉडी नेगेटिव ही चार्ज होगी? अब देखो, हमारे पास एक ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। अब इस न्यूट्रल बॉडी को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। चार्ज कैसे करेंगे सर? अभी तो सीखा,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है? इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो है इस पे, चार्ज तो है इस पे, लेकिन कैसा? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। क्लियर है? काउंट कर लेना, एक दो कम हो गए तो लगा लेना। अब कैसे चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैसे हो गया? अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो, आप इसमें से क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो ये नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण ना। अब आपने ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकाल दिया। पहले नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर थे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। अब आपने यहाँ से नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो आपके पास क्या बचा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। सारा भी नहीं निकाल पाए, इक्का दुक्का छोड़ भी दो तो आपने, ठीक है, अरे समझो भैया समझो, इसको आप हैं, आपने क्या किया, इसको छोटा करते हैं, इसमें से नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, सारा निकाल दिया। ये कहाँ जा रहा है चार्ज, कहाँ जा रहा है? ये हमारा चार्ज ही गायब होता जा रहा है। हम तो नेगेटिव चार्ज निकालने की बात कर रहे थे, ये पॉजिटिव ही भाग रहा है। ये लो आ गया। तो यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज निकाल दिया सारा। नहीं नहीं नहीं, हम सारा नहीं भी निकाल पाए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत छोड़ दिया। ये लो, ठीक है, ये देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तीन नेगेटिव हैं। पॉजिटिव कितने हैं? बहुत ज़्यादा है ना। बाकी सारे नेगेटिव तो आपने निकाल दिए। तो अब ये बॉडी पे ओवरऑल चार्ज कैसा रहेगा? अब ये बॉडी पे ज़्यादा चार्ज कौन सा दिख रहा है आपको? पॉजिटिव ना। ज़्यादा चार्ज कौन सा दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। तो भैया ये बॉडी कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी से क्या बन गई? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। पॉजिटिव चार्ज बॉडी ऐसे लिखते हैं। तो मीन्स अगर आप किसी भी न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो वो बॉडी कैसी बन जाएगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या कर दिए? ऐड कर दिए, तब क्या होगा? हम्म, तब इसका क्या होगा? फिर भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, आपने ओए, नेगेटिव चार्ज फिर से भाग रहा है? नहीं भागना था भाई, नहीं भागना था। ये लो, नेगेटिव चार्ज फिर से भाग रहा है। पॉजिटिव है, है, पॉजिटिव भी है, लेकिन ज़्यादा क्या है इस बार? आपने लाके इसको दे दनादन इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉडी कैसी बन गई? नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गई। ये बॉडी कैसी बन गई? नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गई। बताओ क्लियर, बताओ भैया, समझ आ गया? हम बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन या तो उसमें से निकाल दो या उसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो या इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, अब कोई भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी जो है वो क्या है? आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कोई बॉडी, तो मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है मीन्स नेगेटिव चार्ज की कमी है। तो वो खुद कैसी होगी? नेगेटिव चार्ज कम है तो उसके ऊपर डोमिनेट क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज करेगा। डोमिनेट क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज करेगा। ठीक है, तो अब देखना एक चीज कि भैया चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। ठीक है, आपने किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो उस पर कितना चार्ज आएगा? जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। कितना होता है? इतना होता है ना।
तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोला जाता है। वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू कितनी होती है? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव के लिए माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्लियर है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट होती है, आगे बढ़ाऊंगा। तो आपने एक बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन डाला तो उस पर इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दो डालोगे, दो से मल्टीप्लाई कर देना। तीन डालोगे, तीन से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही अगर हम कहें, इफ n electrons are added to a body, एक बॉडी में आपने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो उस पे चार्ज कितना आएगा? पहली बात, चार्ज, चलो सीधा सीधा लिखते हैं। चार्ज को हमने क्यू से लिखा, कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते, देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता। दो इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ई से लिखते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। तीन इलेक्ट्रॉन डालते तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता। हमने n इलेक्ट्रॉन डाले तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा? n इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। तो वैसे ही टोटल चार्ज कितना हो गया? n। टोटल चार्ज कितना हो गया? n। अब इलेक्ट्रॉन डाले हैं, इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब आप किसी बॉडी में डालोगे तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगी, इसीलिए उस पर चार्ज कितना आ गया? टोटल चार्ज उस पर बॉडी पे कितना हो गया? जितने आपने इलेक्ट्रॉन डाले इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है। अगर आप ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर देते, इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, एक बॉडी में से आपने n इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, तो उस बॉडी पे टोटल चार्ज क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से कौन सा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव। n इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो Ne चार्ज आ जाएगा, और वो भी किस नेचर का? पॉजिटिव नेचर का। वो भी किस नेचर का बेटा? पॉजिटिव नेचर का। उसके ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। अब आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, ठीक है? इजी सा क्वेश्चन है, कोशिश करो ट्राई करने की। कह रहे हैं वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। कोई मेटेलिक स्फीयर है ए, इसको आपने क्या दिया है? पॉजिटिव चार्ज दिया, मीन्स इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। इस पे क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। अनदर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम, कि भैया उसका शेप और साइज सेम है। अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास, मास भी सेम है। ये ए था और ये बी है। एज ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब जितना आपने इसको पॉजिटिव दिया था उतना ही आपने इसको क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। देन तो फिर क्या कह रहे हैं कि मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन सेम। मान लेते हैं इसका मास एम ए था, इसका मास एम बी था। तो भैया जब आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया और इसको नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज दिया, एक को नेगेटिव चार्ज दिया, तो क्या उसके बाद भी इनका मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। ए का मास इंक्रीज कर जाएगा, बी का मास डिक्रीज कर जाएगा, या बी का मास इंक्रीज कर जाएगा? क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? समझ आ रहे हो आप? समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? अब यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट सीखो इसका। अब हम ना बहुत छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं। आपके दिमाग में एक चल रहा होगा, चार्ज दिया है, मास पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तो चार्ज चार्ज खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मास पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तो भैया देखो, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, वेन एवर अ बॉडी इज चार्ज,
whenever a body is charged, जब भी आपने किसी बॉडी को चार्ज किया, आपने दो ही काम किए। कौन कौन से दो काम किए? या तो आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, और इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, बताओ, यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर, बॉडी तो ऐसी चार्ज होती है, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो या इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, क्या करो, ऐड कर दो। आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। इस बॉडी में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाले। अब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है। ये चार्ज क्या होगा? रिमूव होगा। होगा जी। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है। कितना होता है? भूल गए सर? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। -31 kg तो बहुत कम है, आपने नेगलेक्ट कर दिया और वहीं पे आपके क्वेश्चन का नंबर चला गया। भैया, जब आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो उसका 10 गुना मास तो क्या हो गया? रिमूव हो गया। मास भी तो जाएगा साथ में। भैया, क्या बात है? ये जो चीज है? ओ मेरे चिंटू पिंटू, ये चीज के ऊपर चार्ज चार्ज है क्या? है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज चार्ज ही थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है। आपके पास एक बकेट बास्केट है, ठीक है, और उसमें आपने मैंगोज भर रखे हैं भाई। एक मैंगो 500 ग्राम का है, या ठीक ठीक लगा लेते हैं 300 ग्राम का। आपने इसमें से दो मैंगोज निकाल दिए, दो आम निकाल दिए, तो क्या होगा? क्वांटिटी तो कम होगी, 5 से 3 तो हो जाएंगे, वेट भी तो गिरेगा। 600 ग्राम कम भी तो हो जाएगा, होगा ना? एक मैंगो कितने का था? 300 ग्राम का था। दो मैंगो निकाले तो 600 ग्राम इसमें से कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, है ना? क्लियर है? तो ऐसे ही जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज चार्ज थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास भी तो है। मान लेते हैं इस बॉडी का इनिशियल मास क्या था? m0 था। ठीक है, m0 क्या है इसका? इनिशियल मास। अब आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करे? n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो इसका मास भी क्या होगा भैया? मास भी तो वो अपना लेके जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा ये इलेक्ट्रॉन भैया मैं चार्ज चार्ज ले जाता हूँ, मेरा मास यहीं पे रख लो। खाल उतार के अपनी यहीं पे रख जाएगा क्या? नहीं ना बेटा। तो मास भी तो कम होगा। समझ आए? कितना कम होगा? फाइनल मास क्या रह जाएगा इसका? ये क्या है? फाइनल मास। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इतना 9 × 10⁻31 kg -31 kg रिमूव होगा। n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो n इंटू me इतना रिमूव हो जाएगा, कम हो गया। पहले कितना था? m0 था। अब आपने n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो n इलेक्ट्रॉन्स अपना मास भी लेके जाएंगे, n इंटू me, ये क्या हो जाएगा? उसका फाइनल मास होगा। मतलब पहले से कुछ कम हो गया है। तो मीन्स जब आप बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। जो पॉजिटिवली चार्ज, अगर किसी बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज बना रहे हो, उसका मास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब डिट्टो कहानी यहाँ पे समझ भी गए होगे, है ना? होशियार चंद तो हो ही हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करें, एक इलेक्ट्रॉन का मास me होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आया होगा तो अपना इतना मास भी लाया होगा। पहले इस बॉडी का मास m0 था, बाद में इस बॉडी का मास कितना हो जाएगा भाई? अब मास भी ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो बॉडी का मास पहली बात तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? फाइनल कितना हो जाएगा? जितना पहले था
प्लस जितने आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है भैया, 10 ऐड करे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना उसको। समझ आई? तो जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं मीन्स उसमें से या तो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे बेटा तो अपना मास भी लेके जाएगा, मीन्स उस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, कोई चीज़ ऐड कर रहे हो उसके ऊपर मास भी है तो वो उसका मास भी तो बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या लिखें कि अगर हमने ऐसे लिखते हैं, अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिमूव किए। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से पहली बात तो कैसी बॉडी बनेगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, फाइनल मास क्या होगा, फाइनल मास डिक्रीज करेगा, फाइनल मास डिक्रीज करेगा। कितना हो जाएगा, एम फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल जितना था माइनस जितने इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करे हैं उतने गुना क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना एक इलेक्ट्रॉन के मास से। या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगी। नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगी, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो फाइनल मास क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा, एम फाइनल कितना हो जाएगा, जितना इनिशियल था प्लस आपने जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन का मास और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि भैया एक ए था, मेटेलिक स्फीयर ए था जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया है। अब पॉजिटिव चार्ज दिया है मींस इलेक्ट्रॉन्स क्या करे हैं, रिमूव करे हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो इसका मास भी क्या होगा भैया, कम होगा। ठीक है सर, समझ आ गया। दूसरा एग्जैक्टली सेम है ना, इसका एम ए और एम बी बराबर थे। इस पे आपने क्या करा, नेगेटिव चार्ज दिया। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करोगे, ऐड करोगे। इलेक्ट्रॉन ऐड करे हैं तो इसका मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन चेक कर लो। पहला ऑप्शन कह रहा था कि मास ऑफ ए एंड बी रिमेन सेम, सेम तो नहीं होंगे। ए का मास इंक्रीज हो रहा है, ए का मास तो डिक्रीज हो रहा है। बी का मास डिक्रीज हो रहा है, नहीं, बी का मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बी का मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन क्या आएगा आपका आंसर आएगा, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। मास ऑफ बी इंक्रीज करेगा। क्लियर बच्चे, आई होप आपको क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस पे। टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें, कितने तरह के चार्ज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंसानों की बात होती है। एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो तो कहता है सर दो ही तरह के चार्ज होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। नेगेटिव किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, क्लियर है। जितने भी अपने कैटायन हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हीलियम आयन है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। किसी को एग्जांपल चाहिए अल्फा पार्टिकल, बाकी आगे हम बात करेंगे। अब तीसरे दूसरे टाइप का इंसान कौन था, वो ये भी कहेगा सर न्यूट्रल भी चार्ज होता है। भैया न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट क्या होती है चार्ज की। एसआई यूनिट की बात करो, जो कि हम करते ही हैं। एसआई यूनिट होती है बेटा कूलम। एसआई यूनिट होती है कूलम, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और एक बात बता देता हूं, जो कूलम होती है ना वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। आगे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा
ठीक है, कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक कूलम्ब चार्ज की बात करो तो उसके अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एक कूलम्ब चार्ज ना बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए आपको जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो वहाँ पे मिली कूलम्ब मिलेगा। इसका मतलब क्या है, मिली कूलम्ब। अब आपने 11th में ये चीज़ें सीखी होंगी। मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ माइक्रो कूलम्ब मिल सकता है। ये क्या है, माइक्रो कूलम्ब। माइक्रो सी, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻c, नैनो मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, कूलम्ब बहुत बड़ी यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट होती है बेटा स्टैट कूलम्ब। सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम्ब। ठीक है, और 1 कूलम्ब में ध्यान रखो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब होते हैं। 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन। अब डायमेंशन कैसे निकाले, चार्ज की डायमेंशन कैसे निकालें। देखो 10th क्लास में अगर किसी को याद हो तो एक फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज का, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q क्या है, चार्ज। I क्या है, करंट। और T क्या है, टाइम। T क्या है, टाइम। तो चार्ज की डायमेंशन कैसे आई, Q इज इक्वल टू आई टी। आई की डायमेंशन ए। भैया फंडामेंटल है, आई की एम्पियर होती है, ए लिखते हैं यूनिट, एम्पियर है, और डायमेंशन के लिए ए यूज़ करते हैं। टाइम की टी। तो क्यू की डायमेंशन क्या आ गई, ए टी। डब्बा लगा लेना, डायमेंशन क्या आ गई चार्ज की, ए इंटू टी। अच्छा, यहीं पे एक ऊपर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ चार्जेस में ही चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। मज़ा आ जाएगा सुन के। ठीक है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी पढ़ी थी ना, स्केलर वेक्टर, टेंसर भी पढ़ी थी, कोई बात नहीं, स्केलर और वेक्टर पे ही चलते हैं अभी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर होता तो टेंशन सी आ जाती थोड़ी सी, है ना। तो भैया वेक्टर नहीं है, खुशी मनाओ, मतलब डायरेक्टली ऐड कर देना। कोई चार्ज है +Q1 -Q2 +Q3, तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, +Q1 -Q2 +Q3। ये इसके ऊपर क्या है, नेट चार्ज हो जाएगा। बस साइन देखना है और ऐड करना है, कोई वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ वेक्टर से मेरे को याद आया, बहुत से बच्चे आपके ऐसे होंगे जिसका बेसिक मैथ्स बिल्कुल वीक है ना, फिजिक्स वाला जो बेसिक मैथ्स होता है वो बिल्कुल वीक है। तो क्लास 11th के प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाना, और वहाँ पे बेटा आपको मिलेगा कि बेसिक मैथ्स के लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th फिजिक्स की प्लेलिस्ट खोलो, वहाँ पे बेसिक मैथ्स के लेक्चर चल रहे हैं। जो भी आपको नहीं आता वेक्टर वहीं पे सोल्व कराएंगे। यहाँ पे मेरे को अगर वेक्टर वहाँ पे नहीं हुआ अभी तक और यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ भी दूंगा उसकी। इंटीग्रेशन वेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो दोनों ही करते रहना। ठीक है, जिसको जो चीज़ नहीं समझ आती, ग्राफ जैसे वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हुई है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर आ चुके हैं, तीसरा आज ही आया है। तो 2-3 लेक्चर आ चुके हैं, डिफरेंशिएशन नहीं करनी आती वहाँ से देख लो, चेन रूल नहीं लगाना आता वहाँ से देख लो, ग्राफिकली कैसे निकालते हैं वहाँ से देखो। यहाँ पे हम आपके सिलेबस को आगे चलाएंगे क्योंकि बोर्ड्स है, बोर्ड्स के हिसाब से भी सिलेबस कराना है और जेई के हिसाब से भी सिलेबस कराना है। ठीक है बच्चे, तो जो भी चीज़ अगर मुझे पहले करानी पड़ी यहाँ पे तो मैं बता दूंगा, थोड़ा सा जितना ज़रूरत होगा उतना करेंगे। अब ये मत कर देना कि कोई बच्चा मैं तो पूरी की पूरी 11th ही उठा के बैठ जाता हूँ, कुछ बच्चों की गलतियाँ ये भी होती हैं। नहीं, आप 11th की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से जो चीज़ आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे को बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही, इसका बेस 11th में ही है, वही देख के होगा, तो वहाँ से जल्दी से अपना लेक्चर देख लो। क्लियर है, चलो।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आज हम प्रॉपर्टीज ही करेंगे। देखो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज ट्रांसफरेबल होता तो है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आप चार्ज भेज तो सकते हो, है भैया। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है, बिल्कुल। ठीक है। कैसे? अरे अभी तो इलेक्ट्रॉन को ऐड और रिमूव कर तो रहे थे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। हैं? सर, ऐड रिमूव में ट्रांसफर का क्या हुआ? इस बॉडी पे आपने इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐड करे हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉन लाओगे तो, हैं? किराना की दुकान से ले आओगे क्या इलेक्ट्रॉन? तो किसी ना किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन आपने क्या करे हैं, ट्रांसफर करे होंगे। ठीक है। तो वी कैन ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन टू चार्ज अ बॉडी। तो चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी यही थी, बड़ी सिंपल। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है। चार्ज क्या होता है, मास के साथ ही होता है। देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कोई बॉडी है, इसका मास तो कुछ ना कुछ होगा। मास है तो ही क्या होगा, चार्ज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मास तो है नहीं और चार्ज होगा, कि इस बॉडी का कोई मास ना हो और इस बॉडी पे चार्ज हो। दिस इज रॉन्ग। चार्ज हमेशा मास के साथ रहेगा। अच्छा, मास हमेशा मास के ऊपर हमेशा चार्ज होगा? नहीं। जो हमने यहां पे डेफिनेशन लिखी थी ना, यहाँ पे मैटर लिखा था, मैटर की जगह आप मास भी कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अच्छा, क्या मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? कर सकता है सर। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। डेली लाइफ में इतनी चीजें देखते हो जिसके ऊपर क्या होता है, सिर्फ मास मास होता है, चार्ज थोड़ी होता है ना? तो चार्ज मास के बिना नहीं रह पाएगा, मास चार्ज के बिना आराम से रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पास वाली किसी दुकान पे गए और आपने वहां से एग्स लिए। ठीक है। आप एग्स लेने गए, एग अंडे नहीं खाते, कोई बात नहीं यार, फ्रूट शॉप पे चले जाते हैं। एप्पल तो सारी दुनिया ही खाती है। एप्पल लेने गए दुकानदार से, मिनिमम कितना, मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो, मिनिमम क्वांटिटी कितनी ले सकते हो, ऐसे लिखते हैं। मिनिमम क्वांटिटी कितनी ले सकते हो, 1 किलो, आधा किलो, कुछ भी, मतलब एक एप्पल। मिनिमम क्वांटिटी क्या खरीदोगे? दुकान पे गए आपने, चलते फिरते, ठीक है, आप जिम करके आए, कुछ करके आए, बनाना ले लेते हैं, भैया 2 बनाना ही दे दे, है ना? ऐसे 1 बनाना दे दे, एक एप्पल दे दे। उसके आपके जो भी चार्जेस थे, जो भी पैसे बने, वो आप दे दोगे, उसको पे कर दोगे। ऐसे को हुए, अरे आज तो आधा एप्पल चाहिए, अंकल जी आधा सेब दे दो। नहीं ना, दिस इज रॉन्ग। आधा एप्पल तो नहीं मिलेगा आपको, वो तो घर पे ही मिलेगा काट के। लेकिन जब आप शॉपकीपर से लेके आए, तो आप मिनिमम क्वांटिटी कितनी लेके आए, एक ही लेके आए। ऐसे ही चार्ज क्या कहते हैं, चार्ज भी क्या होता है, क्वांटाइज्ड ही होता है। सॉरी। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन भी आप या तो एक लोगे, दो लोगे, आधा इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन को तोड़ के ले लोगे। है भाई, आधे इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन को आधा काट दिया बीच में से? नहीं, है ना? एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन, चार, पांच, जितने मर्जी ले लो। क्लियर है? क्लियर है?
तो यहाँ पे यही बात हो रही है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज बोलते हैं, कि भैया आपको जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, वो भी एक, अब इन नंबर को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। इन नंबर को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो एक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में ही मिलेगा, या तो आप एक इलेक्ट्रॉन लो, दो लो, तीन लो, चार लो, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, 5.25 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या है, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज क्या है, एक इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, अ, ठीक है। मतलब जो टोटल चार्ज आप लोगे, जो टोटल चार्ज आप लोगे वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मींस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होगा क्या, एन ई, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। या एक इलेक्ट्रॉन लोगे, दो लोगे, तीन लोगे, चार लोगे, एन इलेक्ट्रॉन्स लोगे, एन क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। मीन्स ये आपको क्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आपको पता है कोई भी चार्ज, अभी आपने क्वांटाइजेशन पढ़ा, क्वांटाइजेशन में हमने सीखा, अभी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वांटाइजेशन में हमने सीखा कि जो चार्ज होगा वो एन ई के बराबर होता है, ठीक है। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं या ऐड हुए हैं। अब सारे के सारे चार्जेस यहाँ पे आके पॉजिटिव ही हैं, किसी चार्ज के आगे नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, पॉजिटिव चार्ज है मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, ठीक है। तो वो प्लस माइनस साइन वो बताते हैं। फिर अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज पॉसिबल है या नहीं का मतलब क्या है, कि आप इसको सोल्व करो, आपको क्यू की वैल्यू दे दी, ठीक है। क्यू की वैल्यू हमें दी है, आप एन की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर एन आपका इंटीजर है, अगर एन आपका इंटीजर है तो चार्ज पॉसिबल है, चार्ज इज पॉसिबल। अगर आपका एन इंटीजर नहीं आया तो चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, क्यू की वैल्यू दी हुई है, मैं सीधा सीधा एन निकालता हूँ, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये होता है, 1.6 से 1.6 कैंसल, 10⁻10 प्लस 19 तो क्या आया, 10⁻9। तो ये एक इंटीजर है। सर समझ नहीं आ रहा, 10⁻9 इंटीजर कैसे, अरे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो वैल्यू इंटीजर ही है ना, ठीक है। तो ये इंटीजर है, तो मीन्स ए जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो पॉसिबल है। नेक्स्ट, बी हमें क्या दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है, बी में हम निकालेंगे क्यू अपॉन ई, और क्यू की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻18। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 से 1.6 कैंसिल, 10⁻⁻18 अपॉन, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये क्या आएगा आपका 10, इंटीजर है। सी में क्यू की वैल्यू देखते हैं क्या दी हुई है, और एक बार हम डी भी लिख लेते हैं, फिर दोनों में चेक कर लेंगे। क्यू अपॉन ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सी में वैल्यू है 64 इंटू 10⁻20 और 4.9 इंटू 10⁻19। तो 64
इंटू 10⁻20, है ना, -20, और यहाँ पे 4.5 इंटू 10⁻−19। क्लियर? तो ये क्या होगा, कितना बनेगा ये, देखो इसका डेसिमल निकाला तो यहाँ पे जाएगा, ये कितना हुआ 10⁻19, यहाँ पे कितना आएगा 4, है ना, यहाँ पे कितना आएगा 4, तो ये तो क्या हो गया 4 ही आया ये तो, ठीक है, ये कितना आया 4 ही आया, 4 कूलम, तो 4 भी क्या है, मतलब यहाँ पे 4 कूलम नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, तो 4 भी क्या है इंटीजर है। अब यहाँ पे 10⁻19 कैंसिल हुआ, 45/16, तो 40/16 को यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये एक इंटीजर होगा, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस पता है आपको, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस क्या कहता है बेटा, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो ये था हमारा, तो लिखना है तो लिख देते हैं, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नेगेटिव हो, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड या वेलोसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड या वेलोसिटी, मीन्स आप इसको ऐसे लिखोगे, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, वेरी नहीं कर रहा, इनवेरिएंट का यहाँ पे मतलब क्या है, स्पीड और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा चार्ज, इनवेरिएंट का वैसे जनरल इंग्लिश में मीनिंग होता है जो वेरी नहीं करता, किसके साथ वेरी नहीं करता, ये स्पीड के साथ, इसका क्या मतलब है सर, भैया आपने कहीं मूवीज़ देखी होंगी या कुछ देखा होगा, टाइम चेंज हो रहा है ना, एस्ट्रोनॉट ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, अगर आप कहीं पे स्पीड ऑफ लाइट की, है ना, या उसके आसपास की स्पीड से चल रहे हो तो आपकी ये क्वांटिटीज चेंज हो जाती हैं, लेंथ चेंज हो जाएगी, टाइम चेंज हो जाएगा, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, बहुत बड़ी चीज़ है, अभी तक सिर्फ ध्यान छोड़ दो, कुछ नहीं, कहते हैं ना मास चेंज नहीं होगा, भैया मास चेंज हो जाएगा, आज तक आप पढ़ते आए हो मास चेंज नहीं हो सकता, मास चेंज हो सकता है, बहुत हाई स्पीड से जाओ आपका मास चेंज हो जाएगा, लेकिन चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को आप सी, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इससे भी ट्रैवल करा दो, ये सेम रहेगा, मास की बात हो रही होगी तो मास चेंज हो जाएगा, ठीक है, मास की बात करोगे तो मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है चार्जेस कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब देखो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड,
अब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब मतलब एकांत में पड़ा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है, उसकी किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब ऐसी चीज़ें आप अपने नोट्स में बबल बना के, ठीक है, क्लाउड्स बना के लिख लिया करो कि इनका मतलब क्या होता है, ताकि आप अगली बार नोट्स खोलो तो चेक कर सको, है ना, याद रहे आपको। अच्छा, हमें भी बनाने हैं नोट्स, नोट्स तो पीडीएफ मिलेगी बेटा, लेकिन साथ साथ बनाते जाना, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और जो आप अपने हाथ से लिखोगे वही बेस्ट होता है, ठीक है। ये तो उसके लिए है, उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे नहीं बना पा रहे, या सिर्फ आप समझ रहे हो तो बाद में आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, है ना, पीडीएफ से देख के कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आप पीडीएफ के भरोसे ही रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्लियर? चलो, बिहेवियर ऑफ चार्ज विद मोशन। अब ये क्या कहते हैं? मोशन के साथ चार्ज कैसे बिहेव करता है? देखो, अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और वो क्या है, रेस्ट पे है। अब आपने इस चार्ज को मूव कराया v वेलोसिटी से, और v वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और तीसरा केस हमने लिया, v वेलोसिटी से मूव कराया और v कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो मींस ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, जो आपने क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। तो अगर कोई चार्ज सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है, ई से लिखते हैं। तो ये, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। मतलब ये दोनों प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भैया जब तक चार्ज आपका रेस्ट पे रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं आएगी। और यही आपका फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है ना। पहले चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे जिसमें क्या है, चार्ज रेस्ट पे है। आगे हम पढ़ेंगे चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आएगा, फिर रेडिएशंस भी आएंगी। मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर। अब यहाँ पे होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, प्लस आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी होंगी, ईएम रेडिएशंस भी यहाँ पे निकलेंगी, ठीक है। क्लास 11th में अगर आपको याद कराएं तो आपने कुछ पढ़ी हुई हैं, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ये क्या थी, ये रेडिएशंस थी। लाइन स्पेक्ट्रा जो पड़ा हुआ है ना, क्या वहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन था, तो वो चीज़ आगे आपका ये चैप्टर भी है। क्लियर है? समझ गए? तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है, इस चार्ट पे लिखा हुआ है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, रेस्ट का मतलब स्टैटिक, रेस्ट पे है, फिर मूव करना स्टार्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की भी बात आएगी, फिर रेडिएशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है। क्या सीखा हमने, चार्ज के बारे में पढ़ा और प्रॉपर्टीज की पढ़ी, चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, बने रहो, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।